नमस्कार, मैं कपिल गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ लेकर आज हमारी खास मेहमान आयकर विभाग दिल्ली की जॉइंट कमिश्नर श्रीमती अमनप्रीत। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, आपको पैड वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया है। मैं आपकी ये कहानी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपका ये सफ़र शुरू हुआ कि आपने ये ख्याति प्राप्त की कि आप पैड वुमेन ऑफ इंडिया कहलाए गए। या कपिल, एक्चुअली पैड वुमेन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा एक्चुअली खिताब है ये, जो कि शुरुआत में लगा नहीं था कि इस चीज़ को लेके जब हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर कुछ मुहिम शुरू करेंगे या कुछ करना शुरू करेंगे तो ये जो औरत की ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा होता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का, इसको लेके लोग उसको इतना वार्म वेलकम करेंगे और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो ये उम्मीद नहीं थी। और कोविड के टाइम पे आई थिंक कि जब सब लोगों ने सब लोगों की मदद करनी शुरू की, तो मेरी एक फ्रेंड है प्रियल भारद्वाज, जो कि पेशे से फैशन डिज़ाइनर है। ये आइडिया एक्चुअली उनका था। उन्होंने फीड माय नोएडा के तहत जब खाना बांटना शुरू किया तो उनके दिल में आया कि जो मज़दूर बहनें हैं उनको क्यों ना सैनिटरी नैपकिन भी प्रोवाइड किए जाएं। तो नोएडा की एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप था जहाँ पे मैं भी शामिल हुई उनके कहने से। और जो हमारे सीपी नोएडा हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं श्रीमती आकांक्षा सिंह मैडम, वो वहाँ पे थी। तो उनके साथ जब वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, अवेयरनेस कैंप लगाया, तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि औरतों में जो अपने घर का निर्वाह करती हैं, जो घर चलाती हैं, उनके पास भी इतने साधन नहीं थे कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे ध्यान दे पाएँ। तो ये ख्याल आया कि क्यों ना इस चीज़ को पैन इंडिया किया जाए। और जो दिल्ली एनसीआर से हमने मुहिम शुरू की, वो धीरे धीरे फिर 17 राज्यों तक पहुंची। और कोशिश ये थी कि हर आदमी जो हमसे जुड़े वो पैड मैन और पैड वुमेन बने। और आई थिंक कि ये किताब मेरे लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए है जो इस मुहिम में शामिल हुए और इसको 17 राज्यों तक और 12.5 लाख वुमेन तक वो लेके गए। 2020 की जब शुरुआत हुई तो कोरोना ने पूरे दुनिया के साथ भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो जिस तरीके से भारत में हमको ऐसे बहुत सारे नज़ारे देखने को मिले, चाहे वो मज़दूरों का पलायन हो या फिर कहें तो कि पूरे ही देश में एक आकस्मिक स्थिति बन गई थी, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि सरकार को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तो ऐसे में आपके लिए ये कितना मुश्किल था कि आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, लोगों को अपने साथ इस मुहिम में जोड़ा, तो उनको किस तरीके से आप रिलेट करते थे, कैसे, क्या मतलब पूरा का पूरा व्यवस्था थी कि यहाँ से कुछ सामान जो है आप जो भेजते थे वहाँ तक जाए, फिर वो किस तरीके से आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे? ये देखो, एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। आई थिंक विश्व में कोई भी तैयार नहीं होगा कि इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को लेके। लेकिन हमारी कंट्री में आई थिंक हमारी सभ्यता ही ऐसी है कि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो हम सब लोग एकजुट होकर उसका सामना करने में सामने खड़े हो गए। और जब मज़दूरों को पलायन करते हुए देखा, वो पूरी अपनी गृहस्थी सर पे उठा के अपने अपने घर की ओर चल दिए, तो देश भर से लोग उमड़ पड़े उनकी सहायता के लिए। तो एज अ ब्यूरोक्रेट हम में भी ये था कि हम भी घर पे ना बैठे रहें और आगे आएँ। तो अपने जो मेरे ब्यूरोक्रेट्स फ्रेंड थे, क्योंकि मैं 2010 बैच से हूँ और हमारे बैच में 130 से ज़्यादा ऑफिसर्स हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में पोस्टेड हैं या उनके जो घर हैं, कुछ लोग अपने घरों पे भी थे। तो उनको जब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि ऐसे ऐसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर आई वांट के हम अवेयरनेस क्रिएट करें, या क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे हमारे पूरे देश में, तो वो लगा कि जो सैनिटरी नैपकिन्स की बहुत से स्कूलों में फ्री सप्लाई थी। और कुछ लड़कियों ने भी कहा कि दीदी, हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे घर की कई लड़कियां हैं जो स्कूल भी नहीं जाती हैं, तो हम उनके लिए भी सप्लाईज नहीं तो सब्सिडाइज्ड रेट पे या फ्री में घर पे लेके आते थे। तो उन स्कूलों की बच्चियों ने लिखा कि अब हमें वो मिल नहीं रही है, क्योंकि हमारे जो माँ बाप थे उनका जो रोज़गार था वो भी चला गया है। और घर में अगर राशन लेके आना है तो उन्होंने, लड़कियों ने ये डिसाइड किया कि वो सैनिटरी नैपकिन जैसी भी जो एसेंशियल कॉमोडिटी है वो माँ बाप से ना मानकर फिर से कपड़ा इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बैचमेट्स की हेल्प से मैंने कहा कि आप जहाँ जहाँ भी स्थित हैं, वहाँ के जो स्कूल की बच्चियाँ हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे जो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एनजीओ या फाउंडेशंस, जो ट्रस्ट या जो हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं जो वहाँ पे जगह जगह पे जाके चीज़ें प्रोवाइड करें, तो उनमें एक चीज़ ये जो हमारे सैनिटरी नैपकिन हैं,
या जो टेम्पून्स हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे जो प्रोवाइड होती वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ थी। जैसे अब अरुणाचल प्रदेश में मैं लुधियाना से हूँ, तो मधुर वर्मा है, लुधियाना से ही हैं, पहले दिल्ली पोस्टेड थे, अब अरुणाचल प्रदेश पोस्टेड हैं। तो उनकी हेल्प से उनको असम से हमने सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए अरुणाचल में, और उन्होंने जितने भी वहाँ पे कारागार थे या जितने भी पुलिस थाने थे, महिला थाने थे, वहाँ पे प्रोवाइड किए। फिर जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमने वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सान्या, उसके पास पहुँचाए, और वहाँ भी मेरे बैचमेट ही हैं सागर, IPS हैं, तो उनकी मदद से वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर अगर हैदराबाद की बात की जाए तो मेरे बैचमेट हैं सुरेश बाबू, तो वहाँ पे किसी एक फ्रेंड को कहा गया कि आप अगर राशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें इतने सैनिटरी नैपकिन भी प्रोवाइड करें। और सुरेश बाबू की जो वाइफ हैं, शी इज़ वो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में ही हैं, तो उन्होंने अपनी आंगनवाड़ी जो महिलाएं थी उनकी हेल्प के साथ अलग अलग जगह पे प्रोवाइड किए। बहुत सी हैं। संगरूर में अगर बात की जाए तो मेरी जूनियर है गगन कुंद्रा थोरी, उनके हस्बैंड IAS हैं। इन दोनों की मदद से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जिस दिन था 28 मई को, 20,000 महिलाओं को केवल संगरूर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें प्रोवाइड की गई। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट, जो हम कहते हैं कि हमसे लोग जुड़ते गए, और क्योंकि लोगों को भी लगा कि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके बारे में शायद ये चीज़ नज़रअंदाज हो गई थी, या महिलाओं ने इस चीज़ को खुल के सामने ही नहीं ला पाए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिस्ट में नहीं लिया गया था और बाद में लिया गया, तो उसका अभाव भी था। और ऐसे सवाल मेरा यही था मैम कि 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, 21वीं, इसको आज के भारत को मॉडर्न भारत भी कहा जाता है, तो ऐसे समय में भी कुछ रीतियां भारत के अंदर ऐसी है जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते हैं, सामने आकर के खुल करके बात भी नहीं करते हैं। माहवारी उनमें से एक है। तो आपके लिए किस प्रकार की ये चुनौती थी कि लोगों के सामने जाना इस कदर और उनको समझाना, क्योंकि हो सकता है आपका भी लोगों से जब इतना मिलना हुआ तो उनमें से कई औरतें भी ऐसी हो सकती हैं जो आगे आने को तैयार नहीं होंगी, या फिर कुछ घर का उनकी तरफ से कुछ दबाव रहा होगा कि वो आगे ना आए उस चीज़ के लिए। क्योंकि कोविड था कपिल, तो इसलिए हर जगह पे जाना मुमकिन नहीं था, तो हमने टारगेट वही किया कि वहाँ पे जो लोग राशन बांट रहे थे या जो एसेंशियल चीज़ें बांट रहे थे, तो उनमें हमने उनको प्रोवाइड किया वहाँ के NGOs की हेल्प से, और ये सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने शुरू किए। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जब हमने राशन के साथ ये चीज़ें बांटनी शुरू की, तो लोगों ने पहले तो कई जगह पे लेने से मना कर दिया कि आपने हमारा राशन गंदा कर दिया। और फिर कईयों ने कहा कि महिलाएं, क्योंकि जब वो पीरियड्स होता था तो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, उनको ये चीज़ें कहते कि आपने खाने को नहीं हाथ लगाना, या आप क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी है हमारी, पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार ले लो, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें पहुँची तो बहुत सी समस्याएं पता लगी। एक जो बड़ा ही दुखदायी कॉन्सेप्ट समझ में आया वो था एक मेंस्ट्रुअल हट। जब घर के बाहर एक अलग से जगह बना दी जाती है कि अगर जब लड़की को पीरियड्स आएंगे तो वो 3 दिन 5 दिन उसी जगह पे आइसोलेट होके रहेगी। तो जो हम कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि हमारे लिए आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट, लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट, तो उस समय दिमाग में ये आया कि ये जो लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है, हमारी भारतीय नारी तो कई सदियों से ये लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट को जी रही है, हर महीने वो 5 दिन इस कॉन्सेप्ट को जीती है। और अगर ये बात की जाए तो कई जगह थी जहाँ पे हम गए तो औरतों ने कहा कि हमें लॉकडाउन हो ना हो, कोविड हो चाहे ना हो, हम तो ये लग्जरी की चीज़ है, हम इसको खरीद ही नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस मिली लेडीज़ से ही, क्योंकि जब वो आती थी वो इस उम्मीद में आती थी कि उनको राशन दिया जाएगा, और जब सामने से हम राशन के साथ पैड देते थे वो कहती थी काला कपड़ा दे दो, काला लिफाफा दे दो, या वो अपना ओढ़नी में छुपा के, दुपट्टे में छुपा के, साड़ी के पल्लू में छुपा के ये लेके जाना शुरू किया। तो जब हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आई या वीडियोस आई, जब वहाँ के लोगों ने हमें बताया, तो फिर ये चीज़ महसूस हुई कि केवल बांटना ही हमारा मकसद ना हो, लेडीज़ में, औरतों में, महिलाओं में इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस भी, जागरूकता भी हम पैदा करना शुरू करें। तो फिर जब धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होना शुरू हुई तो हमने जागरूकता भी पैदा करना शुरू किया। सेवा भाव, समाज के प्रति सेवा भाव, जिसको आज तक लोग नकारते आए हैं या उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, कितना मुश्किल था इन दोनों के बीच में आपके लिए सामंजस्य बिठाना? कपिल, एक्चुअली अगर आई थिंक जब कुछ ठान लो तो फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। जैसे कि मैंने बताया कि हमने सोचा था कि दिल्ली NCR में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेंगे,
लेकिन जब लोगों का इतना सहयोग मिला, लोगों की इतनी सपोर्ट मिली, फैमिली की मिली, जैसे कई जगह पे जब मैंने देखा कि जो वहाँ के आदमी हैं वही महिलाओं को ये चीज़ें उठाने में मना कर रहे हैं, फिर मैंने अपने हस्बैंड को लेके जाना शुरू किया। फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो मेरी बेटी है वो बच्चों, क्योंकि महिलाएं वो बच्चों को भी लेके आती थी, तो बच्चों में भी वो कुछ बांटना, मेरी बेटी को भी लेके जाना शुरू किया। और लुधियाना में अभी भी जब अब इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, इतना ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, इस चीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन शुरू हो गई है, तो मेरी भाभी हैं वो कभी कभी फ़ोन करके कहती हैं कि दीदी कोई भी घर की बेल मार के चला जाता है और कहता है कि सुना है यहाँ पे फ्री सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा हमने कन्वर्सेशन शुरू कर दी है कि जो आसपास के लोग जो इस टॉपिक को बोलने में भी कतराते थे, अब वो ये खुल के बोलना शुरू हो गए हैं कि मुझे पीरियड्स आए हैं और मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए, और वो एक घर की डोरबेल बजा के और वो मांग रहे हैं ये चीज़। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक चेंज है जो कि मैं चाहूँगी कि बहुत सी जगहों पे भी, जो रूरल एरिया हैं हमारे, जो बहुत पछड़े हुए एरिया हैं, वहाँ पे भी वो महिलाएं ये चीज़ को महसूस करना शुरू करें कि ये उनकी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है और एक बहुत प्राउड फील करने वाला हिस्सा है कि, और एक ये नेचुरल प्रोसेस है। जब हम इस चीज़ को नेचुरल प्रोसेस समझना शुरू कर देंगे तो आई थिंक जो इसके साथ जुड़ी हुई भ्रांतियाँ हैं वो अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। मैम, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी ये जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी थी, या फिर एक बनने का कुछ एक सपना रहता है बचपन से ही, जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो से एक सपना होता है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, तो आपकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत बचपन से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोथ ऑफ देम वर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो उनकी ये इच्छा थी कि उनका, जो मैं बड़ी बेटी हूँ घर में, मेरे 2 ट्विन ब्रदर्स हैं, कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूँ। तब समझ नहीं होती है कपिल, क्योंकि पंजाब से हूँ, कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या होगा। धीरे धीरे जब बात समझ में आने लगी तो अब इसकी इम्पोर्टेंस पता लगने लगी कि अगर हम यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है देश की सेवा करने के लिए, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई थिंक 3rd में थी जब क्लास में नई टीचर आई और उन्होंने पूछा कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे। तो जब सब बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बोल रहे थे, तो एक मेरे से आवाज़ आई कि मैडम मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो मैम ने पूछा कि पता भी है कि आईएएस होता क्या है और कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा मैम यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करके बनते हैं। तो मैम वो सरप्राइज, शी केम टू मी, मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बेटा वेल डन, और अपने इस सपने को पूरा ज़रूर करना। तो आई थिंक वो एक 3rd में थी, बहुत छोटा बच्चा होता है 3rd में, लेकिन उस चीज़ को करते हुए अब मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम कैसे लगता है, तो मैं कहती हूँ कि आई एम लिविंग माई ड्रीम। और बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों की ज़िंदगी में हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जब लोग आके कहते हैं कि थैंक यू मैडम, आपकी वजह से हमें ये हेल्प मिली, आपकी वजह से ये संभव हो पाया। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो विच कीप्स ऑन गोइंग और हमें आगे भी अच्छा करने की प्रेरणा देती रहती है। मैम, आपने कहा कि आपका सपना था आईएएस बनना, तो फिर आईआरएस पे ही संतुष्टि क्यों? बिल्कुल संतुष्टि नहीं, एक्चुअली जब ये एग्ज़ाम थी, ये तो एग्ज़ाम ये ऐसा है कपिल कि जब इसको हम क्लियर करते हैं तब पता लगता है कि जो इसकी सिविल सर्विसेज की जो अलग अलग सर्विसेज हैं, ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल सर्विसेज। और जब रिज़ल्ट आया, जब पता लगा कि आईआरएस इनकम टैक्स बनने वाला है, तो हमारी जो 16 महीने की ट्रेनिंग होती है उसमें हमें पता चला कि हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, और उनको देख के लगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और अब मुझे 10 साल हो गए हैं सर्विस में, तो महसूस होता है कि दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट अ पोस्ट, और जो हम लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसको गिना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, अब जब कोविड आया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टैक्स इकट्ठा करके वहाँ इन डिपार्टमेंट्स तक पहुँचाना। तो आई थिंक जो हमारा टैक्स कलेक्शन का जो हमारा रोल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में नहीं, ये तो हर कंट्री में, हर जब से हमारी सभ्यता बनी है तब से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। टैक्स की आपने बात की मैम, लेकिन जब भी लोगों को इनकम टैक्स ऑफिसर सुनाई देता है कि कहीं पे रेड मारने गए हैं, तो उनके मन में एक अलग तरीके का माहौल, एक अलग ही डर पैदा हो जाता है। तो ये डर आखिरकार होता क्यों है? कपिल, ये डर मेरे ख्याल से ये डर सिर्फ उसी के दिल में होगा जो लोग ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं होंगे, और रेड भी उन्हीं के यहाँ होती है जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं होते हैं। तो आई थिंक ऑनेस्टी से अपने टैक्स पे करें,
ताकि फिर आपको, आई थिंक अब तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, और टैक्स इतना सिंप्लीफाई कर दिया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोविजंस को, इनकम टैक्स एक्ट को। तो आई थिंक एनी बडी हु वांट टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली, एटलीस्ट उसको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी फिल्में भी बॉलीवुड में इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लेकर के बन चुकी है। क्या अभी तक आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई मायना आया है कि आप उस फिल्म से अपने आप को रिलेट कर पाएँ? जैसे हाल फिलहाल में अजय देवगन की फिल्म रेड भी आई थी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेशन विंग में भी काम किया है, तो ऐसी समस्याएं जो हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, तो वो आई थिंक जिस किसी ने भी इनकम टैक्स में रह के इन्वेस्टिगेशन विंग में काम किया होगा, तो वो उन चीज़ों को वो देखता है, वो जीता है उन सारी चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ, ये है कि हमें सीनियर्स की बहुत सपोर्ट मिलती है कपिल, क्योंकि अगर आपने किसी के घर पे जाके किसी की प्राइवेसी को आपने मतलब जाके उनके प्राइवेट एरिया में आप जा रहे हो, और आपने उस पर, जिसको आप रेड कहते हो, हम सर्च एंड सर्वे कहते हैं, तो जाके तो आपके पास बहुत ठोस सबूत होने चाहिए। और उसके साथ जब हम जाते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके साथ अगर जाते हो, तो आपको एटलीस्ट डर तो नहीं लगता। तो वो चीज़ें हैं, जब आपको सिस्टम की सपोर्ट मिलती है, आपके सीनियर्स का सहयोग मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिसर की वजह से नहीं होता, ये बहुत सारे लोग होते हैं अप एंड डाउन योर हायरार्की, जिनकी मदद से आप वो सर्च को प्रिपेयर करते हो, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, राइट फ्रॉम द ड्राइवर्स, क्योंकि हमारे साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी जाती है, तो राइट फ्रॉम देम, तो जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे, सपोज अगर मैं ऑफिस में बैठे तैयारी कर रही हूँ, तो रात के 10 बजे तक बैठी हूँ, तो मेरा अगर पीएन भी बैठा है मुझे खाना देने के लिए, जहाँ मेरा एमटीएस भी बैठा है मेरी हेल्प करने के लिए, तो आई थिंक उन सबका सहयोग होता है कि एक सर्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैम, जैसे टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ा जुर्म भी माना जाता है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके की अवेयरनेस के ऊपर कुछ काम कर रही है, या आने वाले भविष्य में उनका कुछ इस तरीके से इरादा है कि लोगों के बारे में, लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो टैक्स की चोरी ना करें, क्योंकि एक तरीके से टैक्स की वजह से ही देश का निर्माण संभव हो पाता है? बिल्कुल कपिल, अलग अलग जगह पे अभी भी, जैसे हमने एक विवाद से विश्वास स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की है, जिसके थ्रू ये प्रोविज़न दी गई है कि अपना आगे आके आप अपने टैक्स भरें और जितने भी आपकी लिटिगेशन है उसको ख़त्म करें। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद भी बहुत से लोगों के ऊपर, जब लोगों को कहा गया कि आप वॉलंटरीली अपना टैक्स डिक्लेयर करें, तो बहुत सी स्कीम्स टाइम टू टाइम हमारा डिपार्टमेंट लेके आता है, और इन स्कीम्स को अगर आप समझें, और उसको समझाने के लिए पब्लिसिटी विंग है, हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट है। अभी जैसे विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसको लेके मोबाइल वैन्स जगह जगह पे जा रही हैं, हम रेडियो की हेल्प से हम लोगों को बताते हैं। अगर आप फिल्म देखने जाओगे तो उसके जब स्टार्टिंग में भी हमारा डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को जागरूक करता है। तो आई थिंक विद टाइम हमारा डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ है, और बहुत सी ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स लगाई गई हैं। हम अपने ऑफिसेज में भी, जो हमारे जो अफसर हैं, वो टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंपेन्स लगाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनगोइंग है, और जो आगे टाइम के अनुसार हम चेंज करके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते भी रहते हैं और करते भी रहेंगे। मैम, आपके डिपार्टमेंट में आपके जैसे ईमानदार अफसर भी हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बहुत सारे अपने अफसर पद का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस डिपार्टमेंट पे होने से। तो उनके लिए सरकार क्या कुछ पारदर्शिता लाने के लिए कुछ प्रयास कर रही है? देखो कपिल, हर डिपार्टमेंट, ये सिर्फ वाई ओनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में या हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। और इस चीज़ को लेके टाइम टू टाइम हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, और जैसे अब जब हम जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी हर डिपार्टमेंट में आती जाएगी, ऐसे इंस्टेंसेस कम होते जाएंगे। मैम, बात करें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी डिपार्टमेंट की, तो एक बहुत ही सीक्रेट सर्विस के जैसे काम करते हैं। यानी कि आम लोगों को कोई न्यूज़ में आती है, टीवी में खबर चलती है, या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से उनको पता चलती है कि हाँ भाई यहाँ पर रेड हुई है और इतने का जो पैसा है या टैक्स जो चोरी थी उसकी ये वारदात हुई थी। तो मतलब इस तरीके से जो सीक्रेसी है, इसको मेंटेन करने का मतलब जो सीक्रेट है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसका सीक्रेट कपिल यही है कि लोगों की निष्ठा है अपने डिपार्टमेंट के प्रति, क्योंकि अगर ये वेरी नेचर ऑफ द जॉब इज़ लाइक दैट कि अगर ये पहले ही पता लग जाए तो जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है ये चीज़
करने के लिए। लेकिन ये भी जब हम वही चीज़ है कि अगर टैक्स पेयर ऑनेस्टली टैक्स देना शुरू कर देगा तो ये चीज़ें वैसे ही कम होती जाएंगी। अब जैसे ब्लैक मनी एक्ट आया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, तो इनके तहत वो जो हमें लगता है एनॉमलीज़ हैं, जो लोगों ने इसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है, तो उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है। सरकार 2014 में जब मोदी जी की बनी थी तो उन्होंने कहा था कि काला धन जो है वापस लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है कि कितना वो उस अपने मकसद को पूरा करने में सफल हो पाए हैं? कपिल देखो, पहले तो इस टाइम कोविड शुरू हो गया, तो उसकी वजह से आई थिंक ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन बैक ऑफ द हिंज अगर हम देखें तो जो ब्लैक मनी एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो आप ही ने कहा कि हर जगह पे हमें खबरें सुनाई देती हैं कि यहाँ पे रेड हो गई, यहाँ पे सर्च हो गई, ईडी डिपार्टमेंट इतना एक्टिव हो गया है, सारे डिपार्टमेंट एक्चुअली जब इतने एक्टिव हो गए हैं तो थिंग्स ये ग्रेजुअली, ये एक दिन में ये चेंज नहीं हो सकती। इट इज़ अ थिंग जिसको हम अगर निरंतरण रूप से करते रहें तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और बहुत इसका वेरी वेरी नेचर इटसेल्फ ये ऐसा है कि ये जब हम बजट बनेगा या जब चीज़ें सामने आएंगी तब हमें रिफ्लेक्ट होती हैं कि हमारा कितना बजट कलेक्ट हुआ, हमारी क्या चीज़ें हुई। और क्योंकि हमारी जो कंट्री है दैट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो कभी कभी ये चीज़ें जो हमारी रोटी कपड़ा मकान, ये हमारे ऊपर जो हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को हम सामने रखते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे 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 चलती रहती हैं। और शायद आम लोगों को ये समझ नहीं आती है कि इन चीज़ों को हमने करने के लिए कितनी मेहनत की है या सरकार ने क्या किया है। लेकिन यस, बहुत सी जो डेवलपमेंट्स हैं वो आ रही हैं और टाइम टू टाइम आप न्यूज़पेपर में देखते भी हैं। और काला धन तो वैसे ही जो है कि हम जो ब्लैक मनी एक्ट जो हम ले आए हैं, अगर इसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो श्योरली इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम। जीएसटी को जब लागू किया था तो उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की, विपक्षी पार्टियों की भी धारणा ये थी कि सरकार इसका कहीं ना कहीं मतलब जो कारोबारी है उनके ऊपर थोप रही है। तो पहले का जो टैक्स सिस्टम था और अब का जो जीएसटी जो लगा है, तो उसमें कौन से वाला ज़्यादा फायदेमंद रहा है? कभी क्योंकि जीएसटी मेरा डोमेन नहीं है तो मैं इतने अच्छे से शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन द थिंग इज़ कि जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ आई हैं आज की डेट में, जो पिछले कुछ सालों में, तो मुझे लगता है ये हमें टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी लेके जा रही हैं। अब अगर आप डिजिटलाइजेशन की बात करो तो इट हैज़ इंक्रीज, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी हो या कोई और भी डिपार्टमेंट हो, तो जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, डिजिटलाइजेशन बढ़ जाती है, तो एक चेंज जो हमें एकदम से चेंज दिखाई देने को मिलती है। और चेंज को हम, क्योंकि एक व्यवस्था बनी होती है तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि अब ये नया चीज़ आ गई, इसको कैसे अपनाएं। तो आई थिंक कि वही उनके दिल में थोड़ा डर है या थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो वो समझ रहे हैं कि शायद। लेकिन विद टाइम आई थिंक जब ये इस चेंज को अपनाएंगे, एक बार यूज़ करके देखेंगे, तो उनको लगेगा कि ये वाकई में फ़ायदेमंद चेंजेस हैं जो सरकार लेके आई है। किसी भी देश के लिए अगर किसी हवाले का पैसा अगर उस देश के अंदर आता है तो उसके लिए एक बहुत खतरे की बात होती है। तो क्या सरकार की कुछ पहल ऐसी शुरू हुई है कि उस हवाले के पैसे को किसी न किसी तरीके से कम किया जाए या उसको एकदम ख़त्म कर दिया जाए देश में आने से? कपिल, वही वेरी नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी सीक्रेटिव, जो लगता है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं। येस, देयर आर बहुत से डिपार्टमेंट जो इन चीज़ों को लगे होते हैं निरंतर रूप से। जो हमारे वेरियस एजेंसीज होती हैं वो उनका काम ही यही होता है कि हम ये जो ऐसी ब्लैक मनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो हवाले से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको रोकें। और इनकी रोकथाम करने के लिए बहुत से प्रोविजंस बनाए जाते हैं और बहुत से ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जो इन चीज़ों को रोकने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो आई थिंक कि वो, और लोगों से भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपकी नॉलेज में अगर ऐसा कुछ आता है तो हमारे समक्ष उसको लेके आएँ, कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी कुछ चीज़ देखी है या उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारी जो एजेंसीज हैं उनको प्रोवाइड करें ताकि उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। अगर मान लीजिए वो इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की देते भी हैं तो कहीं उनके मन में ये डर ना हो कि ये बात अगर उनका नाम कहीं पे सामने आया तो सामने वाले से जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उससे उन्हें खतरा हो सकता है, या वो एकदम सब कुछ सीक्रेट, एकदम रहस्यमयी तरीके से वो सब होता है? कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम बेशक हमारा आप नाम दे दें, या कुछ लोग होते हैं जो आते हैं कि हमारा नाम ना कहीं सामने आए। तो उनके लिए विसल ब्लोअर एक्ट है जिनके तहत उनको सीक्रेट रखा जाता है और जब उनके रिवॉर्ड भी मिलता है कई लोगों को, और ये चीज़ें हैं जो रिवॉर्ड भी सीक्रेट में दिया जाता है कि भाई इनकी वजह से ये मुहिम हमारी कामयाब हुई। तो एज़ पर देयर विश अगर वो चाहते हैं कि उनको सीक्रेट रखा जाए तो सीक्रेट रखने की भी बहुत सी प्रोविजंस हैं। और आई थिंक बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें हम कामयाब हुए हैं उनको रखने के लिए।
कोविड की वजह से या कोरोना की वजह से पिछले साल बहुत कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो बजट भी आने वाला है, तो आम आदमी क्या उम्मीद लगा सकता है इस बजट से? बजट से पहले ही कपिल, आई थिंक बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत के जो हमने लॉन्च किया है, और फिर ऐसी जो हम कह रहे हैं कि विवाद से विश्वास हमारी स्कीम जो आई है, आई थिंक इनका बेनिफिट जो आने वाले बजट में है वो रिफ्लेक्ट होगा, और जो हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम टाइम टू टाइम हम उनको फ़ायदा भी देते रहते हैं। तो इस बजट से आम लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि कोविड के जैसे आपने कहा कि कारोबार भी बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, तो आई थिंक दे शुड लुक पॉजिटिवली, और उनको उनकी उम्मीदों पे खरा उतर जाने की आई थिंक हमारे डिपार्टमेंट की भी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप अगर आपकी लाइफ के ऊपर बायोग्राफी बनाते हैं, अगर हमारे दर्शक प्रेरित होकर के, कोई भी जो उसको देख रहा है इस प्रोग्राम को, अगर वो आपकी लाइफ के ऊपर बायोग्राफी बनाते हैं, तो आप कौन सा पार्ट अपनी लाइफ का चाहेंगे कि एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, एज ए जॉइंट कमिश्नर आपकी बायोग्राफी बने, या फिर एज ए सोशल वर्कर आपकी बायोग्राफी बने एज रहते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर? कपिल, एक्चुअली कोई भी इंसान अपना अगर एक एस्पेक्ट देखे तो आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, जिसकी पूरी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड रही है, लोगों का बहुत प्यार मिला है, वो मेरा प्रोफेशनल लेवल हो या मेरा पर्सनल लेवल हो। तो मैं कहूँगी कि मेरे बचपन से किताब लिखी जाए और उसको लिखा जाए कि टू बी कंटिन्यूड। बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ अमनप्रीत सिंह, जो दिल्ली आयकर विभाग में जॉइंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। इनके साथ हमारी खास मुलाकात थी। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7।